नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्टडी आईक्यू को फाउंडर आपका स्वागत करता हूं इस डिस्कशन में। दोस्तों, मुझे आज बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि स्टडी आईक्यू की पहली किताब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी के इनॉर्मस सक्सेस के बाद अब हमने लॉन्च करी है हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, ये जो किताब है वो आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है और ये किताब आपको कैसे हेल्प कर सकती है एग्जाम को क्लियर करने में, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे टीम मेंबर दिनेश मूर्ति आज मेरे साथ हैं। वेलकम दिनेश टू दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच सर। दिनेश, एक बात बताइए कि ज्योग्राफी जो है उस सब्जेक्ट की सिविल सर्विसेज और पीसीएस एग्जामिनेशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंस है वो हमने देखा पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, जैसे हर सब्जेक्ट का एक साइकिल होता है विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, उनमें से ज्योग्राफी एक बहुत ही एवरग्रीन सब्जेक्ट है। उसमें आप देखोगे कि अराउंड लास्ट अ डिकेड, अगर 2011 या 2013 से अगर हम एनालाइज करेंगे, सो अराउंड 14 क्वेश्चंस, 10 to 14 क्वेश्चंस फ्लक्चुएट कर रहे थे। बट अभी इवन दो उसके ज्योग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, मगर एप्लीकेशन बेस्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें हम सेफली कह सकते हैं कि यूपीएससी और कमीशन जो है हमेशा ये सोचती है कि अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी हम हर सब्जेक्ट हर ईयर इसको कंसिस्टेंटली रखें। उससे क्या होता है कि वो भी हर एंगल जो है स्टूडेंट का वो उससे जज करना चाहते हैं। तो इसलिए बोथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और एज वेल एज इंडियन ज्योग्राफी का महत्व इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिनेश, जैसे सिविल सर्विसेज में जब से फॉरेस्ट का जो प्रीलिम्स है वो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के साथ मर्ज किया है, तब से एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी काफ़ी बड़े हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो किताब है इंडियन ज्योग्राफी की, इसके अंदर आपने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी आई एम श्योर कवर करे होंगे। यस, जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के काफ़ी ओवरलैप हम देख सकते हैं। बायो ज्योग्राफी इटसेल्फ एक सेगमेंट ऑफ ज्योग्राफी है जिसमें हम सॉइल, बायोम्स एंड इकोसिस्टम के बारे में और वेजिटेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो उस एंगल तक टिल द रेलेवेंस है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो हमने वो सारे टॉपिक्स हमने इंडियन ज्योग्राफी के लिए कवर किए हैं। एज वेल एज फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड वाले पर्सपेक्टिव भी उस महत्वपूर्ण पार्ट को हमने कवर किया है। ठीक है दोस्तों, जब हम टॉपिक्स की बात कर ही रहे हैं तो एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो हमने ऑफन देखा है कि काफ़ी ऑथर्स मिस कर जाते हैं और बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं उसको कवर करने के लिए। तो दिनेश, ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स भी क्या आपने डील किए हैं इस किताब में? बिल्कुल सर, हमने पूरे बुक को सेगमेंटेड तरीके से कवर किया है। सबसे पहले हमने जियोलॉजी और इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी को पूरा ठीक से कवर किया है। उसके बाद हमने जो है इंडियन फिजियोग्राफी, और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम्स, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, उसके बाद हमने जो है बायोज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद एट लास्ट रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमने कवर किया है। ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि एक तो रिसोर्सेज का अभाव है। हम बहुत ही मार्केट में अभी अवेलेबल जितने भी बुक्स हैं, ईदर वो बहुत ज़्यादा बल्कि है या फिर उनको प्रिपेयर करने में उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखता है। और हर चीज़ में जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स देखा जाता है, तो इसमें भी जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि जब हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितना हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, Correct. कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इंटरलिंकेज इकोनॉमी से भी हो सकती है, ज्योग्राफी की तो है ही है। इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल और इवन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हम देख सकते हैं कि कैसे ज्योग्राफी बेस्ड हम पॉलिसीज़ लेते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इस एंगल से हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। हमने उसका पॉपुलेशन एंगल, माइग्रेशन पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन, सेटलमेंट इश्यूज़, इस तरीके से हमने इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। हमने काफ़ी केस स्टडी डिस्कस किए हैं कि एनसीआर रीजन का ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कि क्यों एनसीआर रीजन को बनाया गया था, एससीजेड का पर्सपेक्टिव क्या है। तो इस सब को हमने ज्योग्राफिकल एंगल से कवर किया। तो आप सेफली बोल सकते हो कि इस बुक के बियॉन्ड जाने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं बुक पे, उससे हम जो है इंटरलिंकेज करके हर टॉपिक यूपीएससी का हम कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो दिनेश, जैसे सिविल सर्विसेज के मेंस के अंदर अगर मैं जीएस ज्योग्राफी की बात करूं तो अक्सर एग्जाम के अंदर केस स्टडीज पूछ लिए जाते हैं कि डीएमआईसी का जैसे कॉरिडोर है उसका पूरा ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आप बताइए। तो इस तरह से आपने इस बुक के अंदर कुछ केस स्टडीज भी इंक्लूड करने की कोशिश करी है? बिल्कुल। देखिए, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट्स पे आप तब तक एक बर्ड्स आई व्यू नहीं ले पाओगे। हमें स्टैटिक पोर्शन तो हम सब पढ़ लेते हैं, बट जब तक इसका एप्लीकेशन हम नहीं समझ पाएंगे तो कभी कभी यही लगता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, हमने कहाँ यूज़ किया आजकल। तो उसी तरीके से हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया और कहाँ यूज़ किया। तो इसको जो है हमने केस स्टडीज़ के थ्रू सॉल्व किया है
कि क्यों हमारे वेस्टर्न पोर्ट्स या ईस्टर्न पोर्ट्स के बीच में जो कंपैरिजन है कि एक डीप सी वाटर पोर्ट्स हैं और दूसरी तरफ हम पोर्ट्स नहीं बना पाते हैं, क्यों। उसके बाद जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि एनसीआर रीजन वाई इट इज़ जोग्राफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली हमने कोविड के ड्यूरिंग माइग्रेशन पैटर्न्स नोट किया था, कितना ज़्यादा मास माइग्रेशन हुआ था, और उसका भी जो एक जोग्राफिकल एंगल होता है कि जब रूरल टू अर्बन हो रहा है या अर्बन टू अर्बन हो रहा है, तो इस सब चीज़ को लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने केस स्टडी में इसको खूब अच्छे से डिस्कस किया है। इससे क्या होता है कि जब स्टूडेंट खुद इस बुक को पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो उनकी लेवल ऑफ रिटेंशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, और इससे वो जो है मेंस में एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं इसको, जिससे उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एट द सेम टाइम सब्जेक्ट का जो इन डेप्थ एनालिसिस का जो एबिलिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है दिनेश, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आज से 10-12 साल पहले मैं जब तैयारी कर रहा था तो हम ज्योग्राफी की जो शुरुआत थी वो एनसीईआरटी से करते थे, बट एनसीईआरटी से एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं होती थी, ठीक है। और उसके बाद फिर और सोर्सेज रेफ़र करने पड़ते थे। जैसे अगर मैं आज याद करूं तो एक खुल्लर साहब की किताब थी, फिर माजिद हुसैन सर की किताब थी, बट कहीं ना कहीं उन किताबों का भी एक डिसकनेक्ट था विद द एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये जो किताब है, क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि अब हमें मल्टीपल सोर्सेज को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल सर, हमारा पब्लिकेशन का एक ही मोटिव है कि हम जो है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो जैसे आपने प्रॉब्लम्स बताया कि मल्टीपल सोर्सेज के हैं, और सबको ही पता है कि जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो है एक बेस फाउंडेशन प्रोवाइड कर पाएगी, बट इतना कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएगी जिससे जो है उनका अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट का इम्प्रूव करे और फॉर दैट मैटर एग्ज़ाम क्लियर करें। तो इसमें हमने जो है हर एंगल को सही क्वांटिटी और क्वालिटी से कवर किया है, जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैसा दूसरे रिसोर्सेज या बुक खरीदने में ना लगाए। एट द सेम टाइम सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप ज़्यादा पढ़कर स्कॉलर बनने पे तो हमें हमारा मोटिव तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है। तो इसके लिए हमने कुछ और इसके यूएसपीज भी रखे हैं। जैसे हमने जो है प्रीलिम्स और मेंस के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। उससे क्या होता है कि एक बार आप कंटेंट पढ़ते हैं और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है दो चीज़। एक है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कमीशन हमसे पूछती है, और उसके बाद अगर हम कंटेंट पढ़ भी लेते हैं किसी भी बुक से हो, क्या हम यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका पूरा मोटिव प्रिपरेशन का जो है वो नहीं हो पाता है कंप्लीट पूरे तरीके से। तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और भी बहुत कुछ हमने इस पे ऐड किया है। जैसे कि हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट को कि एक बार पढ़ने के बाद उनको बार बार नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है कि हर टॉपिक जो हमने पढ़ा है जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको हमने टैबुलर फॉर्मेट में दे दिया। तो जब भी कोई स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम रिविजन करने आएगा उसको पूरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो ही कैन नोट इट डाउन कि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इतने पार्ट हमें रटना है, इतना पार्ट समझना है। फर्स्ट रीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, सेकंड रीडिंग में उसको और एनहांस हो जाता है, थर्ड रीडिंग जो है बहुत अच्छी होती है जब आप एग्जाम से पहले तैयारी करते हैं। तो उसके लिए भी हम जो है उसको टेबुलर फॉर्मेट में कंसाइज इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, जिससे जो है उनका कोई एस्पेक्ट ऐसे ना छूट जाए और एग्जाम रेडी बुक हो और स्टूडेंट भी एग्जाम रेडी हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिनेश ने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करी हैं। सबसे पहली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में अगर एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से समझना और पढ़ना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को अलाइन रख सकती है टू द एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट। तो उस चीज़ को दिनेश कह रहे हैं कि इस किताब में काफ़ी ब्यूटीफुली उन्होंने कवर किया है। प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस आपको इस हर चैप्टर के बाद में मिल जाएंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात दिनेश ने हमें बताई वो ये है, हर बच्चा प्रिपरेशन में एक चैलेंज फेस करता है और वो है लास्ट मिनट रिविजन का। आप कंटेंट इतना सारा पढ़ लेते हैं लेकिन अगर आप एंड में उसको रिवाइज ना कर पाओ तो वो कंटेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज़ को दिनेश बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी किताब में शॉर्ट नोट्स जो हैं वो हर चैप्टर के बाद मेंशन किए हैं, बीच बीच में उसको कंसाइज समरीज दी हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ताकि आप उसको एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर सकें और अपने मार्क्स जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट ला सकें। तो दिनेश एक बात और बताइए कि जैसे ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी बच्चे फॉरेन ऑथर्स की किताब रेफर करते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो मैंने खुद भी एलन स्ट्रॉलर की किताब पढ़ी थी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं। पर उन ऑथर्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि एग्ज़ाम कनेक्ट तो नहीं होता, पर दूसरी चीज़ उनकी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं थोड़ी टफ होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा एक तरह से टियर 2 टियर 3 के जो बच्चे हैं
उनके लिए तो वो काफ़ी बड़ी समस्या है कि जो लैंग्वेज बैरियर एक क्रिएट हो जाता है। तो लैंग्वेज आपने इसमें किस तरह से रखी है? तो सब चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में मिल जाए। तो यही हमारा फिलॉसफी रहा है फॉर दिस 2 बुक्स, और आगे के आने के सारे जितने भी बुक्स होंगे उसमें हम ये देखें कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज सबको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट उसमें है कंटेंट का प्रॉब्लम। तो हम कंटेंट ढूंढने जाते हैं दूसरे ऑथर्स के पास, और वहाँ में आ जाती है हमारे अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम। तो हमने ये दोनों प्रॉब्लम को जो है एक ही बुक से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है हर टॉपिक को समझाया है, प्लस इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्पेशली फॉर टियर 2 टियर 3 स्टूडेंट्स जो सिटीज़ में रहते हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे एक जोग्राफिकल एप्लीकेशन है कि क्यों हमें लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू टियर 1 सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं। तो ये हम जो है बुक एक ओवरऑल सोल्यूशन है फॉर ऑल टियर्स ऑफ सिटीज़ और ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो दिनेश, जैसे आपने बात करी लैंग्वेज की, तो आई एम श्योर ये जो किताब होगी वो बहुत ल्यूसिड तरीके से आपने टियर 2 टियर 3 को दिमाग में रख के लिखी होगी। इसी के साथ लैंग्वेज के साथ एक एस्पेक्ट और निकल के आता है। ऐसा कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो बगैर डायग्राम और मैप्स के कुछ नहीं है। राइट। अगर आप मेंस के पेपर में हर एक आंसर के अंदर 1 या 2 डायग्राम नहीं बना कर आए तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मैप्स और डायग्राम्स आपने किस तरह से टैकल किए हैं इस किताब में? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हम डायग्रामेटिकली ही कर पाते हैं, और ज्योग्राफी वैसा एक सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हम इंडियन मॉनसून पढ़ते हैं, तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि एक मॉनसून का सेल जो क्रिएट होता है, एक हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन कहाँ कहाँ क्रिएट होता है, और उसके बाद जो है वॉकर सेल का क्रिएशन कैसा है, और किस तरीके से एक मैस्करेन हाई में दोनों सेल का प्रभाव आता है, और जिस वजह से हमारा मॉनसून की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हम मैप्स के थ्रू ही कर पाएंगे। तो हमने काफ़ी डिटेल डायग्राम्स दिए हैं, और एक्सप्लेनेशन जो है हमने उस डायग्राम को रेफरेंस करके किया है, जिस तरीके से जो स्टूडेंट जब रीड करेगा एक कहानी की तरह एक कॉन्सेप्ट को समझेगा, साइड में उसका एक डायग्राम देखेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और एनरिच्ड हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमने मोर देन 125 मैप्स यूज़ किए हैं इस बुक में। तो उसमें जो है हमने हर रिसोर्स को, जैसे हमारा कोल रिजर्व्स हो गए, या कोल इंडस्ट्रीज हो गई, आयन इंडस्ट्रीज हो गई, तो इस सारे इंडस्ट्रीज को हमने जो है मैप्स के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है। तो उससे क्या होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब वो सिर्फ शहर के नाम जान लें कि इन शहरों में माइंस प्रेजेंट है, इन शहरों में हमारी सिटीज इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट का, ताकि वो जो है खुद का टाइम ज़्यादा ना ज़ाया करे ये मैप्स और ड्रॉ करके खुद की नोट्स बनाने में। हम एक फॉर्मेट इसलिए यूज़ किए हैं मैप्स और डायग्राम्स यूज़ करके कि हम ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। ठीक है दिनेश, सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं ज्योग्राफी में, जो मैंने पर्सनली भी फील करी थी, कि जब हम मैप या डायग्राम देखते हैं कहीं ना कहीं अगर हम उसको अपने पेपर पे ना उतार पाए तो उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। तो आपने इस चीज़ को, ताकि मैं डायग्राम देख के उसको रेप्लिकेट कर पाऊँ, आपने डायग्राम्स किस हिसाब से यहाँ पे सारे डायग्राम्स जो है, अब ये वाला प्रॉब्लम सर आप देखोगे कि स्टूडेंट्स फॉरेन ऑथर्स के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 3D टाइप ग्राफिक्स यूज करके हाई प्रोडक्शन वैल्यू इमेजेस यूज किए हैं, तो उनको देखने में अच्छा लगता है, बट वो जो है आप मेंस के आंसर में नहीं उतार पाओगे। करेक्ट। तो इसलिए जो है बहुत ही सरल तरीके से हमने सिर्फ 2D इमेजेस कलर्स यूज करके बताएं, जिससे एक डिस्टिंग्विशिंग पैटर्न पता चल जाए और स्टूडेंट सेम चीज जो है रिप्रोड्यूस कर पाए मेंस के आंसर में। तो इसके जो सीक्वल पे जो बुक आने वाली है उसमें हम ये स्टूडेंट्स को भी बताएंगे किस तरीके से हम मैप्स ड्रॉ करें, 5 सेकंड में या 10 सेकंड में कैसे इंडिया का मैप ड्रॉ करें, और उसके बाद जो है वही इंफॉर्मेशन आप कैसे मेंस के आंसर्स पे इसको उतारें, जिससे जो है वो अपना मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जीएस ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, आप कोई भी जीएस ज्योग्राफी की किताब पढ़ रहे हो, आंसर लिख रहे हो, उसकी डायग्राम और मैप प्रैक्टिस इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायग्राम्स और मैप्स ही आपको बेस्ट मार्क्स आपके दिला सकते हैं। ठीक है दिनेश, एक चीज़ और हमें पिछले कुछ सालों के पैटर्न में देखने को मिला, जैसे प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो पहले साधारण सवाल पूछे जाते थे कि एक रिवर के ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है वो इस तरफ बढ़ा कि उसके ऊपर सिटीज़ क्या हैं, या उसके अराउंड रिसोर्सेज क्या हैं, या डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उस पूरे रीजनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने कैसे डील किया इंडियन ज्योग्राफी की किताब में? देखिए, रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। आप अगर पिछले 5 साल का
क्वेश्चंस PYQ देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जिसमें किसी भी एक नदी, इंपॉर्टेंट मेजर नदी के ऊपर बना हुआ डैम, या फिर वो नदी कौन से सिटी के थ्रू पास होती है, या फिर वो नदी कितने स्टेट्स को क्रॉस करती है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमने जो है जब पूरा पैटर्न एनालाइज किया तो हमने कंटेंट भी उसके बेसिस पे बनाया। तो हम भी जो है आगे जाकर यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगर कोई नदी है से ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र के राइट ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, कौन से शहर के थ्रू पास होती है, उसके बाद उसके आसपास के कितने अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जितने अगर हमारे नेशनल पार्क्स हो गए वो कितने आसपास हैं। तो उससे क्या होता है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से एक कंटेंट जो है उस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से अलाइंड है। ठीक है। तो दिनेश, स्टडी आईक्यू का हमेशा से एक फोकस रहा है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट जो है वो एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस में मिले। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो किताब है ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर जाने से पहले हम दिनेश से ये पूछ लेंगे कि अब और कौन सी बुक्स हैं जो आने वाली हैं। दिनेश, तो सर इसके बाद हमारा फोकस होगा कि हम ज्योग्राफी का सोल्यूशन कंप्लीट करें। हमने पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, अब इंडियन ज्योग्राफी आ चुकी है। इसके बाद हम ज्योग्राफी थ्रू मैप्स निकालेंगे। एक 100 पेजर बुकलेट होगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ज्योग्राफी से आ सकते हैं, क्योंकि अब देखा जाएगा कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है प्रीलिम्स में, तो हम वो क्वेश्चन जो है आपको डन कंप्लीट करके प्रोवाइड करेंगे 100 पेज में, जिसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप उसमें याद कर लीजिए। और जब बाकी स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाएंगे, आप सिर्फ 99 अटेम्प्ट करने जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड है। दूसरी बात, दूसरे बुक्स में हम इंडियन इकोनॉमी बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे और उसके बाद इंडियन पॉलिटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। तो इन आगे जितने भी टाइटल्स हम लाएंगे उसमें हमारा फोकस यही होगा कि हम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करें, स्टूडेंट जो है मल्टीपल रिसोर्सेज को ना रेफ़र करें, अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया ना करें, बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे ना वेस्ट करें कि हमें किस डेप्थ पर कौन से टॉपिक को रीड करना है। तो ये सारे सॉल्यूशंस का हम प्रॉब्लम प्रोवाइड करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स का। और उसके बाद जो आगे के आने वाले जितने भी टाइटल्स हैं, हम होप करते हैं कि स्टूडेंट उसको रीड करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे, जिससे हम और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू दिनेश। तो दोस्तों, बने रहें स्टडी आईक्यू पे। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।